हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग आज से फिर से रैपिड रिव्यू या फिर रिवीजन वीडियो के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग ने एंड या फिर लास्ट वीडियो जो एंड की थी वो EMI से एंड की थी। आज हम लोग AC एंड EM वेव के डिस्कशंस पर कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं पहले के सेशंस में AC पर बात करूंगा और एंड के सेशन में लोग EM वेव पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों को रिलेट करते हुए फिर आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पर डिस्कशन करना। पहले जैसे हम लोग पढ़ते आए रहे भाई, पहले हम लोग सारे इंपॉर्टेंट थियरीज देख लेंगे और साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होंगी या फिर जो भी रिक्वायर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर भी डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं AC के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। आई होप हम लोग सब समझते हैं कि हम लोग ने AC करंट क्यों यूज करना शुरू किया ओवर DC। हम लोग सब जानते हैं कि भाई डायरेक्ट करंट में जब भी करंट ट्रांसमिशन होता था काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा था, है ना। AC में बहुत सारे फायदे दिख रहे थे। ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ इवॉल्व होकर आती है, कोई पुरानी चीज़ को हटा के कोई नई चीज़ जगह लेती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखता है, तभी नई चीज़ जगह ले पाती है ना। कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर होता है। AC में बहुत सारे एडवांटेज बच्चों दिख रहे थे उस ज़माने में। हम लोग सब जानते हैं कि AC के ये जो इन्वेंशन है इसमें बहुत बड़ा हाथ टेस्ला का था और कहीं ना कहीं इसको एडप्ट करवाने में, एक्सेप्ट करवाने में कई लोगों का हाथ है, इसमें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और बहुत सारे लोग थे। ठीक है ना। कहा जाता है कि भाई AC जो है वो बहुत आसानी से हम लोग बड़े बड़े दूरी तक ट्रांसमिट करा सकते हैं ज़्यादा एनर्जी लॉस के बिना। दूसरी बात, हम लोग को कई जगह पर होता है कि हम लोग को हाई वोल्टेज चाहिए होती है, कहीं पर लो वोल्टेज चाहिए होती है, तो हम लोग आराम से AC के वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग वोल्टेज फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। इस तरह की और भी कई सारे फायदे हैं भाई और कई सारे एडवांटेजेस हैं। हम लोग अगर AC की बात करें तो हम लोग समझते हैं कि AC बोलते ही सबसे पहली चीज दिमाग में आना चाहिए भाई, क्या ऑल्टरनेट करता है। यहां पर क्या ऑल्टरनेट्स डायरेक्शन, क्या चीज की, करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट का बस एक ही मतलब है, यहां पे करंट का दिशा बदलता रहता है। हम लोग करंट को I वर्सेस T का जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं किसी वायर के लिए, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है बच्चों। यहां पर भी डायरेक्शन ऑल्टरनेट कर रहा है। कैसे ऑल्टरनेट कर रहा है? मैं कहता हूं अगर ये I वर्सेस T का कोई ग्राफ है तो करंट पॉजिटिव होना और करंट नेगेटिव होना, इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी वायर ले रहा हूं, उस वायर में कभी करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, कभी करंट इस तरफ फ्लो कर रही है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कभी करंट इस तरफ जा रही है, कभी करंट इस तरफ जा रही है। जब डायरेक्शन ऑल्टरनेट करता है तब हम लोग उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो साइनोसॉइडल शेप का हो। आई होप सब लोग समझते हैं साइनोसॉइडल मतलब जो साइन का जो ग्राफ होता है ना, उसके शेप को हम लोग कहते हैं साइनोसॉइडल्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि वैसा हो, जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है, इसे स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो लास्ट वाला था वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। सारे ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ्स है अलग अलग तरह के, और ये ग्राफ ये बताती है कि भाई करंट यहाँ पे किस तरह से वेरिएट कर रहा है। किसी भी वायर के एक पॉइंट पर तुम लगातार ऑब्जर्व जब करते रहो, तुम इसी पॉइंट को देख रहे हो, तुम देख रहे हो अच्छा चार्ज इस तरह पास कर रही है, अच्छा ठीक है। अब फिर देख लो चार्ज इस तरह पास करिए, अच्छा ठीक है। फिर देख लो चार्ज इस तरह पास करिए, अच्छा ठीक है। फिर इस तरह पास करिए, अच्छा ठीक है। तो चार्ज अपना बार बार चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है, बट अपना डायरेक्शन लगातार ऑल्टरनेट कर रहा है। हम लोग कहते हैं यहां पर, क्योंकि डायरेक्शन ऑल्टरनेट करता है, इससे हम लोग कहते हैं यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। बच्चों कभी भी ना इससे मत कंफ्यूज जाना। ये जो है अगर कभी ग्राफ ऐसा दिखे, इसे हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग DC सोर्स। ये AC नहीं है, इसे फ्लक्चुएटिंग DC सोर्स कह देना, AC मत कहना। क्योंकि AC में क्या होता है, डायरेक्शन ऑल्टरनेट करता है। यहां पे डायरेक्शन ऑल्टरनेट कर रहा है, ये प्लस है, करंट हमें जगह ऊपर में, ऊपर मतलब प्लस, मतलब ऐसा हो रहा है कि इस वायर में एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही, जीरो जा रही है, पर इसी तरह फ्लो कर रही है। फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही, फिर जीरो जा रही है। इस तरह करंट का वैल्यू बदल रहा है पर डायरेक्शन नहीं बदल रहा, मतलब यहां ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब वायर में तुम किसी भी पॉइंट को अगर देखोगे, लगातार कभी करंट इस तरह और कभी इस तरह उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखेगी। डायरेक्शन अगर ना बदले तो ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड यूज ही मत करना। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। बढ़िया, चलो अब एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, ऐसे टर्म्स यहां पर इस्तेमाल
किए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है भाई? देखो क्या होता है, किसी भी वायर में ना जनरली अगर करंट ऑल्टरनेट कर रहा है, अधिकतर जो हम लोग के आसपास करंट यूज होती है बच्चों, वो इस तरह वाली यूज होती है, साइनोसॉइडल। अब क्या होता है, यहां पे लगातार करंट की वैल्यू बदलती रहती है, दिख रहा है, डायरेक्शन भी बदलता है बट वैल्यू भी बदलती है। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं, हम लोग ये बात जरूर समझ सकते हैं कि अगर मान लो मुझसे कोई पूछे कि मेरे इस घर के वायर में, कोई भी पर्टिकुलर वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 5 एम्पियर। मैं जब तक 5 बोल रहा हूँ तब तक शायद वो 4 हो चुका होगा, और जब तक मैं 4 बोल रहा हूँ तब तक हो सकता है वो 7 हो चुका होगा। मैं बोलूंगा अच्छा इस समय इस वायर में 6.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 6.2 बोलते बोलते शायद वो 6.3 हो चुका होगा। इस तरह लगातार किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट की वैल्यू बदल सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम लोग एवरेजिंग पर चलते हैं। हम लोग के पास 2 तरह के एवरेजिंग मेथड है करंट को पुकारने के लिए, बोलने के लिए कि भाई यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। एक तो मेथड है एवरेज, दूसरा है आरएमएस। जिसमें एवरेज का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर किसी एक वायर को लेता हूं और वायर में कोई पर्टिकुलर पॉइंट को मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो नेट करंट कितना पास किया यहां से इन वन टाइम पीरियड इन एन एवरेज, वो होता है एवरेज। हम लोग जानते हैं कि जितना करंट इधर, जितना चार्ज इधर पास करता है उतना ही चार्ज इधर पास करता है वन टाइम पीरियड में। तुमको अगर नहीं समझ में आए, मैं तुम्हें एक रफ सा एस्टिमेशन देता हूं। एक तरीके से बोल सकते हो कि एवरेज करंट का मतलब कुछ ऐसा है, टोटल कितना चार्ज पास किया बाय टोटल कितना टाइम लगा। एक तरीके से एवरेज यही है। ये जो ऊपर बोल रहा ना आई डी टी का इंटीग्रेशन, एक तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पार किया वन टाइम पीरियड में, वही फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जनरली क्या होता है इस तरह के साइनसॉइडल वाले ग्राफ में, अगर मैं बात करता हूं फुल साइकिल की बच्चों, तो फुल साइकिल में ना ये ग्राफ का एरिया देखो, ये ग्राफ का एरिया बताता है कितना चार्ज पास किया। जितना बड़ा एरिया ऊपर है उतनी बड़ा नीचे है, दिख नहीं रहा है, मेरा डायग्राम तो खराब बना है बट लगभग वही है। तो नेट टोटल एरिया 0 हो जाता है। हम लोग कहते हैं इसकी वैल्यू 0 आती है अगर फुल साइकिल की बात की जाए एवरेज में। इसीलिए हम लोग एवरेज ओवर हाफ साइकिल करते हैं, T/2 करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए। हम लोग के स्टैंडर्ड में ज्यादातर साइनोसॉइडल समझते हो, जो साइन या कोसाइन के फंक्शन से रिप्रेजेंट हो, है ना। वायर्स में जो करंट फ्लो कर रही है वो साइन या कोसाइन के फंक्शन से रिप्रेजेंट होने वाले फंक्शंस को हम लोग कहते हैं साइनोसॉइडल। ज्यादातर हम लोग के लेवल पे बच्चों जो ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हम लोग करते हैं अपने स्टैंडर्ड पे, वो साइनोसॉइडल फंक्शंस होती है ज्यादातर। तो साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए सिर्फ ये सॉल्व करने पर अगर ये आई है तो होता आई एवरेज 2I0/पाई। अगर बात करते हैं वोल्टेज की तो वोल्टेज एवरेज 2V0/पाई, एकदम एक जैसा बात। सिमिलरली अगर एक और तरह का एवरेजिंग मेथड है बच्चों, वो है आरएमएस। आरएमएस को रीड कैसे करते हो? एस को पहले पढ़ो। एस का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर, एम का मतलब बच्चों क्या होता है मीन, आर का मतलब बच्चों क्या होता है रूट। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है पहले वैल्यू को स्क्वायर किया जाए, फिर उसका मीन लिया जाए, फिर उसे रूट ओवर कर दिया जाए। ये होता है आरएमएस का मतलब मुझे क्या करना है, यहां पे जितनी भी वैल्यूज है सबको इसको स्क्वायर करने से फायदा क्या होता है, जो वो डायरेक्शन को लेकर नेगेटिव वैल्यू आती है ना आई की, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगी, ऊपर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वो सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर करने की वजह से मैं फिर उसका मीन लूंगा, फिर मैं लास्ट में वापस रूट कर दूंगा, तो करने पर आंसर आ जाएगा। अब फॉर साइनोसॉइडल मतलब फॉर साइनोसॉइडल वोल्टेजेस इसकी वैल्यू आती है V0/√2। अगर मैं आई की बात करता बच्चों तो ये आती है I0/√2 ओनली फॉर साइनोसॉइडल, बाकी सबके लिए डिराइव करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे वाले ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये फॉर्मुलाज है, कोई भी और तरह का ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो अपने को डिराइव करना पड़ेगा। बस इसी के लिए अपने को याद करके रख सकते हैं या जान के रख सकते हैं। ठीक है, मैं फटाफट एक एप्लीकेशन दिखाता हूं, ये प्रीवियस की आई हुई क्वेश्चन भी है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन फिगर इज V वर्सेस T, ऐसा ग्राफ दिखा दिया गया है। यहां पर देखो ये साइनोसॉइडल नहीं है, ये साइनोसॉइडल नहीं है, और ये तो एसी भी नहीं है, ये तो डीसी है, डायरेक्शन चेंज भी नहीं हो रहा है यहां पर मुझे अगर आरएमएस निकालने बोला जाता है बच्चों, मुझे दिख रहा है 0 से लेकर T/2 तक एक वैल्यू है, T/2 से 0 T तक ये 0 वैल्यू है, दिख रहा है वोल्टेज का। फिर रिपीट होगा। तो मैं बात करता हूं अगर V आरएमएस की,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t v स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट ओवर, यही तो है अपना RMS, है ना। मुझे पता है t/2 तक, तो अपने ऐसे लिखते हैं इसको तोड़कर, अपने से तोड़ कर लिखते हैं क्या, है ना, तोड़ कर लिखते हैं। पहले स्क्वायर हुआ, ये वैल्यू क्या है, v नॉट स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहाँ, 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक प्लस 0, है ना, ये 0 डी टी t/2 से t तक, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी t/2 से t तक। ठीक है, अब सॉल्व करें इसे। मुझे पता है ये वाला पार्ट 0 है, ये क्या है, v नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा t, अपर लिमिट t/2, लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू t/2। ठीक है, v नॉट इंटू t/2। और एक काम करते हैं ना, ऐसे नहीं करके, एक गड़बड़ी है यहां पर, इसको, इस पूरे को एक साथ लिया जाए, बिकॉज टोटल बाई टोटल होता है। तो मैं इसे ना, मैं दिखाता हूं क्या लिखना है। अपने जो इस तरह लिख रहे थे ना, v नॉट स्क्वायर डी टी प्लस 0 डी टी, यहां पर 0 से t/2, यहां t/2 से t बाई टोटल टाइम, बिकॉज टोटल बाई टोटल लिया जाता है, अलग अलग करके निकल से टोटल बाई टोटल करते हैं, फिर रूट ओवर इसको। ये तो होता है RMS। स्क्वायर करो सबको, सबकी मीन लो, मीन अब ऐसे टोटल में मीन होगा, अलग अलग करके मीन नहीं आता, मुझसे वो एक छोटी सी गड़बड़ी हुई थी। तो अब ये वाली वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू t/2। कैसे, ये v नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा बच्चों t, अपर में t/2, लोअर में 0 बाई t, t कैंसिल, ये रूट ओवर था, ये हो जाएगा v नॉट बाई रूट 2। टोटल बाई टोटल लेना था, इसलिए मैंने उसे वापस रिमूव किया। मैंने बोला सिर्फ अलग से नहीं देते हैं, टोटल बाई टोटल करते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, v नॉट बाई रूट 2। देखने में वैसे ही आंसर है जैसे हम लोग का साइनसॉइडल के लिए आता। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या क्या है, किसी भी एसी सोर्स को अगर मैं एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस लगाऊं तब क्या होगा। नेक्स्ट बात होगी कि किसी भी एसी सोर्स को अगर मैं प्योर इंडक्टर के अक्रॉस लगाऊं तब क्या होगा, और जब मैं किसी प्योर एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाऊं तब क्या होगा, तब किस तरह से मेरी सर्किट रिस्पॉन्ड करने वाली है। मैं तीनों के लिए एक साथ फटाफट बात करने वाला हूं। देखो बच्चों, अगर ये अपना सोर्स है v नॉट साइन ओमेगा टी, जनरली क्या होता है, I इज इक्वल्स टू v नॉट बाई v/r होता था। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, एक नया टर्म सुन लो फटाफट, टर्म लिख लो z, जनरल टर्म है z। z बच्चों स्टैंड करता है इंपीडेंस के लिए। यह टर्म सिर्फ एसी में बना है, डीसी के लिए नहीं है। क्यों, देखो डीसी सर्किट में करंट को अपोज करने वाला या ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला सिर्फ रजिस्टर होता है। एसी सर्किट में बच्चों रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी रोकते हैं। उनका रोकने का तरीका अलग है, रेजिस्टर का रोकने का तरीका अलग है। रेजिस्टर जब रोकता है करंट के फ्लो को, तो वो वहां की एनर्जी को निकाल निकाल के हीट में फेंकता है, एनर्जी को वेस्ट आउट कर देता है। वहीं पे इंडक्टर और कैपेसिटर उस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने के चक्कर में रोकता है। वो सोचता है जब करंट बह ही रहा है वहां से, तो उससे एनर्जी कुछ खींच के अपने पास काम के लिए रख ले, कल दिन जब घटेगा बढ़ेगा तो अपने हाथ पे कुछ रहेगा एनर्जी। ये सोच होता है कहीं ना कहीं। अपने इंपिडेंस का मतलब जानते हैं, कहीं ना कहीं इंपीड करना, रोकना। इंपिडेंस तीन तरह के हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। एक्स स्टैंड करता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो तरह के हैं बच्चों, एक है एक्सी और एक है एक्सएल। तो एक्चुअली तीन टर्म हो गए, आर एक्सी एंड एक्सएल, या आर एक्सएल एंड एक्सी। रेजिस्टेंस एंड इन एक्स को नाम दिया जाता है बच्चों रिएक्टेंस। तो देखो जनरल टर्म है I इज इक्वल टू V बाई Z बोलना है। Z स्टैंड्स फॉर इंपिडेंस। इंपिडेंस के अंदर दो, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो तरह के, कैपेसिटर वाले और इंडक्टर वाले। इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एक्सयू कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये सब क्या है, मैं इन सब के डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि क्विक शॉर्ट रिवीजन वीडियोस है, मैं सब पे डिराइव नहीं कर सकता, बट मैं फटाफट बताना चाहूंगा।
तो देखो बच्चों XC क्या होता है, XC का फॉर्मूला आता है 1 बाई ओमेगा सी। कैसे आता है, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, जरूरी भी नहीं होता है। XL होता है ओमेगा एल। अब इन टर्म्स के बारे में, और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस से आर है। मैं सारी बातों पर डिटेल करूं उसके पहले, इन सब के बारे में हम लोग कभी डीसी में बात नहीं करते थे। कारण क्या था, डीसी में क्या होता है बच्चों, इन डीसी ओमेगा इज जीरो। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी इज जीरो, ठीक है। ओमेगा जीरो मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो। बच्चों का फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सएल जीरो है ना, एक्सएल इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जीरो। समझ रहे हैं। अगर मैं डीसी सर्किट की बात करूं, इन डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो मैं देखता हूं अगर एक्सएल में यहां पे डालता जीरो तो यहां पे दिखता है डीसी सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो आती और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट आती। समझते हो ना कि रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर जो ऑफर करती है, इंडक्टर अल्टीमेटली ना एक तार की तरह ही तो बिहेव करेगी। फाइनली वो एक तार ही तो है, और कैपेसिटर दो प्लेट है जहां बीच में हवा है, तो फाइनली ये तो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। हम लोग जानते हैं स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है और इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। एक तार ही तो है जहां पे अगर करंट चेंज होना बंद हो जाए तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो कोई रोक टोक नहीं करती है, वो बस एक नॉर्मल तार की तरह बिहेव करती है। वो लगभग करंट को अपोज करती ही नहीं है। अगर एक्सएल की वैल्यू जीरो है मतलब वो करंट को अपोज नहीं कर रही है, बोले आराम से जाओ कोई दिक्कत नहीं। वहीं एक्सी इंफिनिटी आ रही है मतलब वो करंट को जाने नहीं देती है। तो मुझे पता है कि इन डी सर्किट एक्सएल और एक्सी की वैल्यू फिक्स आती है। वहीं पर एसी में क्या होता है, ये वैल्यू ओमेगा की वजह से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, कोई फाइनाइट वैल्यू रहती है, ठीक है। हम लोग समझते हैं यहां पर कि अगर ओमेगा घटेगा तो एक्सएल घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोग को ना एक बहुत जनरल टर्म जान के रखना है। क्या एक बड़ा फेमस सा डायग्राम मैं बना रहा हूं बच्चों तुम लोग के सामने, इसे हम लोग कहते हैं इंपीडेंस फेजर डायग्राम। मैं इसे बता दे रहा हूं अभी, फिर इसको वैलिडेट करते रहेंगे समय समय पर। मैं अभी बस बता के जा रहा हूं, ये जान जाओगे तुम्हारा पूरा पूरा इसे समझ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीडेंस फेजर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है एसी में डीसी से अलग, वो समझो। यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग एक सोर्स लगाते हैं रेजिस्टर के अक्रॉस या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस या फिर इंडक्टर के अक्रॉस या फिर कैपेसिटर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो या इंडक्टर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, है ना, या फिर कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर तीनों हो, कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन में जब लोग लगा देते हैं एक सोर्स, क्या होता है कि वो जो सर्किट है उसका एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड भी करता है, जिसकी वजह से करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में रहे ऐसा नहीं होता है। सेम फेज में, फेज वर्ड मतलब समझते हो, फेज मतलब होता है हालात। मतलब ऐसा नहीं कि करंट अगर मैक्सिमम पर है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम पर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर समय हो सकता है वोल्टेज मैक्सिमम हो, उसके कुछ देर बाद करंट मैक्सिमम हो रहा है अपना, उसका जो भी वैल्यू वो ऑब्टेन कर सकता है अपने पूरे जर्नी में मैक्सिमम, वो कुछ देर बाद हो रहा है। इसे हम लोग फेज लैग या फेज लीड से बुलाते हैं। मैं इन सारी बातों को मैं आस्ते आस्ते करके समझाऊंगा, अभी तो मैं बस एक चीज बता देना चाहता हूं जिसको हम लोग वैलिडेट करेंगे समय समय पर। मैंने लिखा है इंपीडेंस फेजर डायग्राम, इसका मतलब मैं इस डायग्राम में जो भी वो कंपोनेंट्स है ना इंपीडेंस के, आर, एक्सी और एक्सएल, उन्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं आर इधर ड्रॉ किया जा रहा है, एक्सी ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है और एक्सएल नीचे ड्रॉ किया जा रहा है। ये क्या है, ये क्या बताता है? ये डायग्राम अपने में बहुत बड़ा मीनिंग क्लियर करता है हम लोग को। ये कहता है कि अगर हम लोग एक प्योर रेजिस्टर के अक्रॉस एक सोर्स लगा दें, एसी सोर्स, एक प्योर रेजिस्टर अक्रॉस एक एसी सोर्स लगा दें, और अगर इस एसी सोर्स का वोल्टेज है कोई वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमें बता दिया जाए, मुझे पता है यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा। करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों? करंट फ्लो करेगा वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। क्यों प्लस जीरो? बिकॉज इस डायग्राम में आर मेरे, अगर हम लोग अगर इससे रेफरेंस नापते हैं, इससे सारे एंगल नापते हैं, तो इसके लाइन पर ही है, मतलब इस लाइन के संग जीरो एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने यहां पे प्लस जीरो लिखा। ये एक तरह की समरी हुई। मैं बताता हूं, मैं अगर बताता हूं, मैं एक प्योर कैपेसिटर सर्किट लेता हूं और इसके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाता हूं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तब बिकॉज ये इस रेफरेंस के संग 90 डिग्री एंगल पर है। अगर ये 90 डिग्री एंगल पर है, मैं कहता हूं कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है
और इसे समझने के लिए बस ये डायग्राम काफी है कि क्योंकि XC अगर 90 डिग्री आगे है तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में करंट भी 90 डिग्री आगे रहेगी। अगर मैं बात करता हूं ये वाले डायग्राम की कि यहां से हम लोग क्या इवेल्युएट करते हैं, हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग एक प्योर इंडक्टर सर्किट को एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दें बच्चों, यहां पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा कोई V0 बाई XL साइन ओमेगा टी माइनस 90। मेरी बात को अब फटाफट सुनना। देखो बच्चों, रिवीजनल वीडियो है, मैं सारी बातों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं सारी बातों को कंक्लूड जरूर कर रहा हूं और कम समय में हम लोग सारी बातों को समझ सकते हैं। यह डायग्राम बताता है कि रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखना चाहता है, कैपेसिटेंस करंट को आगे रखना चाहता है। यह करंट के हिसाब से है सारी बात। कैपेसिटेंस करंट को आगे रखना चाहता है, कितना आगे, 90 डिग्री आगे रखना चाहता है अगर प्योर कैपेसिटर होता, और इंडक्टर करंट को 90 डिग्री पीछे रखना चाहता है। मैंने सारी चीजें कैसे लिखी, मैंने लिखा देखो, मुझे दिख रहा है आर, मैं लिख रहा हूं अच्छा आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस 0। अगर बात आती है कैपेसिटेंस की तो वी नॉट बाई एक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 दिख रहा आगे है और ये पीछे है। ये डायग्राम आपस अपने में एक परिपूर्ण है, ये समझाने के लिए कि रेजिस्टर क्या चाहता है, कैपेसिटर क्या चाहता है और इंडक्टर क्या चाहता है। और हम लोग सब जानते हैं कि XC की वैल्यू क्या, मैंने थोड़े पहले लिखा 1 बाई ओमेगा सी। मुझे ये पता होना चाहिए ओमेगा क्या है, जिस रेट से, जिस फ्रीक्वेंसी से मेरी करंट चेंज हो रही है। मैं फटाफट एक बार सारी बातों को रिवाइव करना चाहूंगा। AC में, कभी भी AC में करंट को बहुत तरीके से या वोल्टेज को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ये एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है, ये साइनोसॉइडल प्रेजेंटेशन है। मैं जब लिखता हूं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 या V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सम थीटा, जो भी ये जनरल प्रेजेंटेशन होती है बच्चों। ये जो आई नॉट है हम लोग इसे कहते हैं पीक वैल्यू, इसे कहते हैं पीक वैल्यू। इस I को हम लोग कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इस ओमेगा को हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रादर। इस फाई को हम लोग कहते हैं फेज कांस्टेंट, कोई फेज डिफरेंस, फेज कांस्टेंट, यहां पे भी वही बात। अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर पे, मैंने थोड़े पहले बताया मेरे घर पे 280 वोल्ट है, तो बच्चों 280 वोल्ट क्या है? अगर मैं बोलता हूं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 280 वोल्ट, तो वो तो लगातार बदल रही है। मैं बोलता हूं ये पीक वैल्यू 280 वोल्ट, पीक वैल्यू तो पूरे जर्नी में 2 बार होती है ना, नीचे नेगेटिव पीक और मैक्सिमम पॉजिटिव पीक। हम लोग हमेशा जब कुछ ना बताएं, याद रखना, जब मैं कुछ ना बताऊं तो हम लोग जो वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, वो होती है आरएमएस वैल्यू। मैं अगर बोलता हूं मेरे घर पे 220 वोल्ट का सप्लाई है, 220 वोल्ट क्या है बच्चों? जब कुछ ना मेंशन हो कि हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है। मेरे घर पे, हम लोग घर पे हर जगह जो सोर्सेज होते हैं बच्चों, वो साइनसॉइडल सोर्सेज होते हैं, याद रखना, जब तक अदरवाइज मेंशन ना हो। और 220 वोल्ट क्या है? ये आरएमएस, जब मेंशन ना हो। मैं बोलता हूं मेरे वायर में 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों ये कौन सा करंट है? ये आरएमएस करंट है। जब मेंशन कुछ ना हो, हम लोग हमेशा एवरेज की बात करते हैं ना। कौन से एवरेज की बात करते हैं? आरएमएस एवरेज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एवरेजिंग मेथड आरएमएस है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एवरेजिंग मेथड आरएमएस है। वहीं पर 3 मतलब वैल्यूज है फिर, एक है आई नॉट या फिर वी नॉट, इसे कहते हैं पीक वैल्यू, जो कि पूरे जर्नी में 2 बार होती है, एक बार ऐसे, एक बार ग्राफ में ऊपर जाते वक्त और एक बार ग्राफ में नीचे आते वक्त, है ना। दूसरी वैल्यूज क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब ये तो, इस पर बात करना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मतलब झट से बदलती रहती है। इसीलिए जब मैं कुछ ना मेंशन करूं, मैं हमेशा तुमसे बात करता हूं आरएमएस की, ठीक है। ये बेस्ट फेवरेट एवरेजिंग मेथड है, और मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वी नॉट बाई रूट 2 या फिर आई नॉट बाई रूट 2, जो भी रिस्पेक्टिवली, है ना। इसके लिए आई नॉट बाई रूट 2, इसके लिए वी नॉट बाई रूट 2, ठीक है। ये बात क्लियर है? मैंने क्या बताना चाहा? मैंने बोला कि मैं जब भी कोई एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इस तरह से साइन ओमेगा टी और संग में यहां पे एक एंगल यूज कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, मैंने इस सोर्स को रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया या फिर इंडक्टर के अक्रॉस लगाया, तो जो मेरा करंट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? वो होगा ये वोल्टेज बाई अलग अलग जेड, कभी आर, कभी एक्सी, कभी एक्सएल, ठीक है। कभी आर, कभी एक्सी, कभी एक्सएल।
डिपेंड करता है सर्किट किस तरह की। प्योर रेजिस्टर तो सिर्फ आर, प्योर इंडक्टर एक्सएल, प्योर कैपेसिटर एक्सी। और ये एक्सी एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, मैंने इस पर भी बातें कर ली है, मैंने इस पर बातें की है भाई। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू कि एक्सी होती है 1/ω से, ये इक्वल्स टू 2 लग रहा होगा, और एक्सएल क्या है भाई, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं बात को। अब जरूरी नहीं है सारे जो सर्किट्स हो वो प्योर ही हो, इम्प्योर सर्किट्स भी तो होते ही हैं। मतलब सर्किट्स तो ऐसे भी पॉसिबल है ना कि जहां पर एक रेजिस्टर भी हो और एक कैपेसिटर भी हो, और इस तरह से एक एसी सोर्स लगा दिया जाए। ये तो भाई यहां पे अगर एक्सी है, यहां पे अगर आर है, और इंडक्टर की बात नहीं करनी तो मैंने यहां पे बनाया नहीं। मुझे पता है मेरा सोर्स यहां पे क्या है, V = V0 sin ओमेगा टी। मुझे बताना है यहां पे इस सर्किट में करंट का इक्वेशन कैसा होगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, फेजर्स ना, फेजर्स याद कर लो, फेजर्स वेक्टर्स का पूरा रूल फॉलो करते हैं। फेजर्स पूरा वेक्टर्स का रूल फॉलो करते हैं। समझो हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं इस डायग्राम को। अब आर और एक्सी मान लो दो वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट होता है कोई नेट जेड, वो क्या होगा, √r² प्लस XC², और बीच में एंगल बन रही है 90 डिग्री, तो खत्म। तो I की वैल्यू क्या होगी, V0/Z। बच्चों Z कहां है, Z यहां से मिलेगा। ये एंगल कितनी है, कोई फाई। ये फाई कैसे निकालेंगे, लिखेंगे tan phi = XC/R। तो phi = tan इनवर्स ऑफ XC/R। तुम्हें पता है XC की वैल्यू है 1/ωc, R लगा के, तो V0/Z sin ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये 0 से आगे बढ़ा तो प्लस फाई लिखे। I = V0/Z sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये करंट का इक्वेशन बना, अगर मुझे वोल्टेज का इक्वेशन पता था। यहां दिख रहा है वोल्टेज, करंट आगे है, मतलब Z अगर आगे है इस 0 से, हम लोग कहेंगे इट्स अ करंट लीडिंग सर्किट। इट्स अ करंट लीडिंग सर्किट, हाँ या ना, इट्स अ करंट लीडिंग सर्किट, यस और नो। वहीं पर अगर ये एक इस तरह की सर्किट होती जहां पर ये होता R, ये होता XL, मतलब ये सर्किट होती जहां पे एक रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, और इस तरह से एक सोर्स लगी हुई है जिस सोर्स का वोल्टेज बता दिया गया V0 sin ओमेगा टी, और पूछा जाए करंट का इक्वेशन क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ये है नेट Z अब कितना होता है, √r² प्लस XL²। आपने क्या यूज किए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज किए। अपने इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा, V0/Z। हमेशा I = I0 = V0/Z, और I = V0/Z sin ओमेगा टी, है ना। अगर बोलते खाली पीक करंट निकालो तो क्या होता है, V0/Z कर देते। अगर बोलता RMS करंट निकालो तो VRMS/Z करते। जैसे वहां पे R होता था डीसी में, यहां पे सीधा सीधी Z है। अगर तुम्हें चाहिए IRMS, तुम्हें अगर VRMS पता है तो VRMS/Z कर दो। अगर तुम्हें I0 निकालना है, मतलब पीक करंट, तो V0/Z करो, पीक वोल्टेज/Z। अगर तुम्हें I निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस, तो V0/Z sin ओमेगा टी माइनस फाई। बच्चों ये फाई, ये वाली फाई, ये फाई कितनी है, tan इनवर्स ऑफ XL/R, है ना, XL ω/R, XL = ω/R। मुझे दिख रहा है यहां पे क्या हो रहा है भाई, करंट, इट्स अ करंट लैगिंग सर्किट, इट्स अ करंट लैगिंग सर्किट। समझ में आ रहा है, इट्स अ करंट लैगिंग सर्किट। तो मैंने प्योर कैपेसिटर का सर्किट कैसा होगा, कैसा इक्वेशन बनेगा बताया। तो कैसे बना रहे थे अपने उस के लिए इक्वेशन, हम लोग देखे। अच्छा, प्योर सिर्फ XC है, मतलब R और XL भूल जाओ। तो I = V0/Z sin ओमेगा टी, जो भी फेज में है। खाली R था तो फेज 0 था, ठीक है। XL था, पीछे था -90 के। पर अब अगर दोनों आ जाए तो दोनों को ड्रॉ करो फेजर डायग्राम पर और इनका नेट निकालो, उसी को कहते हैं Z। यहां पे Z की वैल्यू पुट कर सकते हो, और जो भी ये फाई है वो फाई यहां पुट कर सकते हो। इस तरह से तुम लोग बिना ज्यादा मेहनत के ना सीधा कोई भी CR, कोई भी LR, कोई भी प्योर कैपेसिटर, किसी भी सर्किट के लिए करंट के इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो वोल्टेज इक्वेशन से। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये फेजर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है,
XC फेज में 90 डिग्री आगे, R सेम फेज पर, XL पीछे। ये करंट के हिसाब से बनाई गई सारी चीजें हैं, ठीक है, ये करंट के हिसाब से बनाई गई चीजें हैं। आई होप सारी बात समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक LCR पर बात नहीं की, मैं LCR पर बात करता हूं। आई होप सबने सारी बात समझी है प्रॉपर्ली। तो जैसे मैंने यहां बोर्ड पर लिख के रखा है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख के रखा है अभी, ठीक है, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, ये होनी चाहिए माइनस, ये होनी चाहिए -90, ठीक है, ये -90 होनी चाहिए, ये -90 होनी चाहिए, दिख रहा है, ये पीछे होगा फेज में, ये पीछे है फेज में। तो अगर हम लोग डायग्राम वाइज बात करें बच्चों, ये डायग्राम तो क्लियर नहीं है, मैं डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूं। डायग्राम वाइज बात करें, अगर वोल्टेज 0 पर है तो इस समय मेरा वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बट इधर मैक्सिमम दिख रहा है, ये ग्राफ देखो, ये ऐसा है। ओके, मैं कलर चेंज करता हूं। जब वोल्टेज 0 था तब करंट नेगेटिव में था मैक्सिमम, तो इस तरह जब इधर आएगा तब ये इधर हो जाएगा। इधर 0, ठीक है, तो पीछे मतलब ये 0 पर था, लेट पहुंचा, जब 90 डिग्री आगे बढ़ गया वोल्टेज। जब ये 0 पर था तब करंट नेगेटिव पर था, तो ये माइनस होना था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर रख के रखा है बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब B एंड एन AC सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन। तो भैया ब्राइटनेस मतलब करंट घटना, ब्राइटनेस घटना मतलब करंट का घटना, है ना, ब्राइटनेस घटना मतलब करंट का घटना। बाय द वे करंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, I इज इक्वल्स टू V बाई Z। Z अगर बोला जा रहा है सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब, बल्ब जनरली रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस है, तो मतलब बल्ब तो बदल नहीं रहे हम लोग, इंडक्टेंस पे बात कर रहे हैं ज्यादातर, तो मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं XL। बल्ब पे कोई खास बदलाव तो ला नहीं रहे हम लोग, सीधा इंडक्टर पे बात करेंगे, इंडक्टर के संग छेड़ाखानी करने वाले, लिखते हैं XL। अगर मुझे चाहिए करंट कमे तो XL बढ़ना चाहिए। अब XL कैसे बढ़ सकता है, मुझे पता है XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल फॉर्मूला है, या तो ओमेगा बढ़े या तो L बढ़े, है ना। तो अब पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज्ड। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो XL घट जाएगा, तो करंट, है ना, करंट नहीं घटने वाला, करंट बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब होता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला था ना म्यू नॉट एन, अगर एन घटेगा तो एल घट जाता है। सी, अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इज इक्वल्स टू XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। ये कोई काम की बात नहीं है, वाहियात बात है। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, सही बात है भैया, जब हम लोग आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो उस इंडक्टर के अंदर का मीडियम चेंज करते हैं। जब मीडियम चेंज होता है, मैं बताता हूं, आयरन रॉड ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइजेशन करता है, अंदर तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एल बड़ा कर देता है, एल बड़ा कर देता है। एल बड़ा हुआ मतलब XL बड़ा हुआ, XL बड़ा हुआ मतलब I घटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हम लोग बच्चों इसी से और भी बची हुई जो भी बातें हैं रिलेटेड, उसे नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने जो सारी बातें सीखी, अगले वाले वीडियो में हम लोग LCR सर्किट से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप सब लोग ने जो आज जो भी सुना समझा उसे दिमाग में बढ़िया से रख लें, और जो डाउट रहे कृपया बताएं, हम लोग उसे अगले वाले वीडियो में क्लियर भी करते हैं, और LCR सर्किट बचे हुए सारे थियोरी अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी टॉपिक है, फटाफट खत्म कर दे। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।